तो क्या अगर मैं ये कहूं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन हायर ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन द डीप मेड्यूला, दिस काउंटर करंट सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव दिस 5% वाटर व्हिच इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सर डिसेंड, हाँ सर डिसेंड, यस सर, करेक्ट। तो मिक्चुरेशन की बात करते हैं। वॉलंटरी सिग्नल, वॉलंटरी सिग्नल यहां पर चाहिए होता है, ठीक है। एक वॉलंटरी सिग्नल आएगा तब यहां पर ये मिक्चुरेशन का जो रिफ्लेक्स है ये कंटिन्यू होगा। ये वॉलंटरी सर सिग्नल, पर हाँ सर जी, ये इनवॉलंटरी भी तो हो सकता है ना उस फेज में, जैसे हमने सीएनएस में पढ़ा था कि फियर के टाइम पे इनवॉलंटरी भी हो जाता है कभी कभी। यहां पर होता क्या है, यूरिन के एक्युमुलेशन से, एक्चुअली एक्युमुलेशन की वजह से यहां पर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। इस स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यूरिन फिल हुआ, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेचिंग हुई यूरिनरी ब्लैडर के वॉल की। तीसरी बात, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। चौथी बात, सिग्नल गया कहां, सीएनएस। सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। थैंक गॉड। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके, ये जो चार स्टेप हैं, इसके बाद द सीएनएस प्रोसेस दैट स्टिमुलस एंड पासेस ऑन द मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर है, ये कॉज हुआ कहां से, सिग्नल से। कहां से आया, सीएनएस से। सीएनएस के पास स्टिमुलस कहां से गया था, उन स्ट्रेच रिसेप्टर से। क्यों गया था, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गए थे। क्यों एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही थी। क्यों स्ट्रेच हो रही थी, क्योंकि कि उसमें फिल हो रहा है। वॉल्स वॉल्स इलास्टिक हैं भाई, वहां पर यस सर। स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो वहां पर अगर एक्युमुलेशन होगा तो वॉल्स स्ट्रेच होंगी, तो यूरिन के एक्युमुलेशन से। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होता है। ब्लैडर की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यूरिथ्रल स्फिंक्टर की जो मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन होगा। आपको बताया था ना, देखो यहां पर कि कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रखा है तो ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये ओपनिंग को बंद रखेंगी, ठीक है। अदरवाइज ये ओपनिंग खुल जाएगी जब ये रिलैक्स करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर वॉल का हो रहा है। रिलैक्सेशन किसका हो रहा है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर की मसल्स का हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर यहां पर रिलीज ऑफ यूरिन कॉज हो पाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर हैं ये पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं, इसमें टोनिसिटी नहीं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, गोदी वाले बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। जैसे ही वहां पर वो थोड़ा सा यूरिन एक्युमुलेट हुआ, तो उसका जो फोर्स है, उसका जो लोड है, वो स्फिंक्टर मसल्स इतनी स्ट्रेंथफुल नहीं होती कि वो बियर कर पाए, ठीक है। तो वहां से फिर लीकिंग हो जाती है, ठीक है। सर ऐसा ओल्ड एज में भी होता है ना? हाँ, ओल्ड एज में बेटा वीकनिंग वीकनिंग से ऐसा होगा, ठीक है, वीकनिंग से ऐसा होगा। यस। रिलीज ऑफ यूरिन मिक्चुरेशन, एडल्ट ह्यूमन 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, और पीएच होता है 6.0 ऑन एन एवरेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट है, यूरिया कितना निकलता है, 25 से 30 ग्राम पर डे। यूरिन एनालिसिस, जैसे ब्लड एनालिसिस से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, बॉडी डिसऑर्डर्स पता चलते हैं, टॉक्सिन्स के बारे में पता चलता है, पैरामीटर्स हैं, कुछ ग्लूकोज है, कोई एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, कोई एंटीबॉडीज हैं, एंटीजेंस हैं, ठीक है, कुछ कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें ब्लड एनालिसिस से पता चलता है। ब्लड कैप्सूल्स तो है ही डेफिनेटली। ऐसे ही जो यूरिन है, यूरिन के एनालिसिस से भी बहुत कुछ पता चल पाता है। स्पेशली किडनीज से रिलेटेड पता चल पाता है, किडनीज की फंक्शनिंग से रिलेटेड हमें पता चल पाता है डायग्नोसिस के लिए, इसलिए एनालाइज किया जाता है यूरिन भी। तो सर डिसऑर्डर, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी का भी पता चलता है। एचसीजी क्या होता है, हाँ बिल्कुल, बढ़िया पॉइंट। स्पिन बार की टेस्ट। स्पिन बार की टेस्ट नहीं है बेटा ना, स्पिन बार की टेस्ट कौन सा है? अरे नहीं, वो तो अलग है, सॉरी सॉरी सॉरी। वो सर्वाइकल म्यूकस वाला है, थ्रेड लाइक होता हाँ है, तो वो हाँ। तो फर्टिलिटी वाला है, ओव्यूलेशन का है। स्पिन बार की वो ये नहीं, HCG वो प्लेसेंटा रिलीज करता है 1000 टाइम्स ज्यादा। 1000 टाइम ग्रेटर, ठीक है। Yes. और ये Yes, sir. एससीजी में फिर ये जो एससीजी है ये यूरिन में फिर अपीयर होता है, जो कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज से ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं, कीटोन बॉडी से कीटोन यूरिया बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में एक्चुअली बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है, बॉडी के पास यानी कि सेल्स के पास नहीं है, बॉडी के पास तो है ही, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज है,
लेकिन वो ग्लूकोज द बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग दैट ग्लूकोज। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो सेल के पास जो भी होगा वो सेल उसका यूज करेगी। सेल के पास फैट्स है, तो फैटी एसिड्स का जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के बाद जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहते हैं हम, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो निकलेंगे। बाय प्रोडक्ट्स क्या है? कीटोन बॉडीज हैं, और ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर जाएंगी ब्लड में, ठीक है। और इसीलिए जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा तो ये कीटोन बॉडीज फिल्ट्रेट में होंगी। और ग्लूकोज क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाता है बेटा, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू है जब तक फिल्ट्रेट में कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट हो और उसे कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। वो ट्यूबुलर मैक्सिमा कहलाता है या थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाती है, रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ग्लूकोज अपनी उस वैल्यू को क्रॉस कर जाता है। 180 मिलीग्राम पर 100 ml अगर हो गया, ठीक है, तो उस टाइम उसके बाद फिर उसको कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। 180 से ऊपर जितना जाएगा उतना ज्यादा वो यूरिन में अपीयर होगा, ठीक है। नाउ सर ये जो है ना, यहाँ पे लिखा है कि यूरिया 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे। कितने यूरिया में हमें यूरिया पॉइजनिंग हो सकती है हमारी बॉडी को अगर एक्सक्रीट ना हो पाए? क्योंकि यूरिया तो प्रोड्यूस होता रहता है। कितने अमाउंट में हो सकता है यूरिया पॉइजनिंग, नाइट्रोजनस पॉइजनिंग जो होती है? 50 to 20 ग्राम पर 100 ml का होता है बेटा यूरिया का ब्लड यूरिया लेवल जिसको हम बोलते हैं, 15 से 20 होता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो यूरिया पॉइजनिंग है, वो डिरेंजमेंट हो गई उसमें, ऐसा। सर हम इतने यूरिया से हम यूरिया नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते? यूरिया इसमें से यूरिया नहीं निकाल सकते मतलब? 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है ना पर डे एक ह्यूमन का। हाँ तो कोई प्लांट प्रोसेस लगा के उससे यूरिया नहीं बना सकते? ऐसा कोरिया में होता है सर, जो वो किम जॉन उन वाला कोरिया है ना, वहाँ होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर्स की कमी है एंड वो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते नहीं, तो जो ह्यूमन फीसेस वगैरह वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं सब कुछ। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन other than the kidneys, lungs, liver and skin also help in elimination of excretory waste. किडनीज के अलावा जो है लंग्स, लिवर और स्किन भी हेल्प करते हैं। किस टाइप से हेल्प करेंगे? लंग्स 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे रिमूव करते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर भी एवरी डे रिमूव करते हैं। लंग्स और वाटर रिमूव करते हैं, वो कैसे? एक्चुअली जो हम इनहेल कर रहे हैं वो मॉइस्चर उसमें ऐड होगा, वाटर वेपर, है ना। ह्यूमिडिफिकेशन होता है हमारे नेजल चैम्बर में, और उसके बाद जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो उस एक्सेलेशन में भी क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। लिवर की बात करें तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये उसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ध्यान रहे ये इनमें से किसी से कलर भी तो आता था यूरिन का? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बेटा, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन से ही फीकल मैटर का भी कलर है, और इनसे ही जो स्टर्कोबिलिनोजन बनता है वो फिर किडनीज में आता है। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से यूरोक्रोम बनता है और यूरोक्रोम की वजह से कलर आता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। लिवर है जो कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स है उनका, और जो भी ड्रग्स हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उन सबका अल्टीमेटली जो डिग्रेडेशन है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, टॉक्सिन्स का रिमूवल है, वो भी सारी जिम्मेदारी लिवर की होती है। तो वो सारे डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे? यहीं पर आएंगे, ठीक। तो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास। यहाँ पर एक डिजीज का नाम आ रहा है मुझे, क्या था वो, जिसमें फैट ज्यादा हो जाता है बॉडी में। चलो और बताता याद आता है। नहीं बता दो। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, अगर बात करें इसकी, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान रखो। जनरली NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह होता है इसमें, लेकिन ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट का? बॉडी सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट शो करना, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट। इसका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है, जिसकी वजह से स्मेल भी आती है, इन्हीं वेस्ट की वजह से, ये वेस्ट की वजह से स्मेल आती है। तो सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम ये रिमूव होते हैं, लेकिन इसका ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करना ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ऑयली कवरिंग से क्या होगा? जो वाटर का इवेपोरेशन है
एक तो वो रुकेगा, इवेपोरेशन यानी कि स्वेट से जो निकलेगा वो निकलेगा वाटर, अदरवाइज जो है वो इंफ्रारेड जो है जब इवेपोरेट करेगी तो वाटर रिमूव वैसे नहीं हो पाएगा, इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। सलाइवा से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सलाइवा के कंपोजिशन में यूरिया भी होता है स्मॉल अमाउंट। हाँ बोलो सर। सर्दियों में क्या ये इनएक्टिव से रहते हैं? कौन? क्योंकि मतलब स्किन ड्राई हो जाती है। ये एक्टिव रहते हैं, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम हो जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करता है गर्मियों में हमारी स्किन को, वो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर पाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तभी तो स्किन ड्राई होने लगती है ना, लिप बाम वगैरह लोग लगाते हैं। वासो कंस्ट्रिक्शन ठंड की वजह से लगता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। क्या बात है, इश्ता को तो जो है मतलब है, अब कनेक्शन बिल्डअप हो रहे हैं अब चैप्टर्स के, अच्छी बात। तो स्किन की तरफ वासो कंस्ट्रिक्शन, जहां ठंड लगेगी वहां पर वासो कंस्ट्रिक्शन होगा ठंड की वजह से, ठीक है। तो वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। ब्लड फ्लो कम होगा तो वहां पर जो स्किन है वो पूरी मतलब जैसे गर्मी में खुली खुली सी स्किन रहती है ना, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है यहाँ पर, ऐसा। डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो मालफंक्शनिंग ऑफ किडनीज, यूरीमिया यानी कि प्रेजेंस ऑफ यूरिया, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया एक्चुअली, ठीक है, इन ब्लड, दैट इज नोन एज यूरीमिया। हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। क्यों? क्योंकि यूरिया का फिल्ट्रेशन करने के लिए जो कैपेबिलिटी है ग्लोमेरुलस की वो एक लेवल तक ही है, ठीक है। अगर वहां पर अगर देखो जैसे 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 चाय छानने के लिए हमारे पास जो चाय छन्नी होती है, वहां पर अगर हम उसमें अदरक और इलायची और वो सारी चीजें करके और हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो उसके फिल्टर्स हैं उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा ना, ठीक है। ऊपर से फिर वो अगर अगर उसमें चाय छन्नी में वो अदरक वगैरह आ गया तो हमने उसे चम्मच से दबा भी दिया, ठीक है, कि जो वो भी निकल जाए, ठीक है, उसका जूस निकल जाए, ठीक है। तो यानी क्या एक्स्ट्रा स्वाद आता है उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाय वाला माहौल बन गया, मैं क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं तो वहां पर क्या हो रहा है कि उससे ना फिल्टर्स जो है उसके उस पर फर्क पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट जितने ज्यादा होंगे, और एक छन्नी लो जिसमें आप केवल पानी छानते रहो, शरबत छानते रहो या छनी हुई चाय छानते रहो, ठीक है, तो आप देखोगे जो लॉन्जिविटी है वो पहले वाले की तो कुछ रहेगी नहीं उसके सामने, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ब्लड है, यूरिया का फिल्ट्रेशन तो है, लेकिन यूरिया एक मॉलिक्यूल है जो वाटर से हैवी होता है, जो सॉल्यूट की कैटेगरी में आता है, सॉल्वेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर ज्यादा होगा तो यूरिया से टॉक्सिसिटी भी होती है, और यूरिया जो सॉल्यूट ज्यादा सॉल्यूट है उससे जो फिनिस्ट्रे हैं वो भी डैमेज होते जाते हैं, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का भी खतरा हो जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन डैमेज की वजह से होता है, ध्यान रहे हमेशा, इन्फ्लेमेशन डैमेज का एक आउटकम है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव आउटकम है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब प्रोटेक्ट मतलब कहीं अगर चोट लगी है, वहां पर सूजन है, तो अब उस टाइम पर उस चीज का यूज नहीं करना है, ठीक है, वहां पर उस टाइम जब तक वो ठीक ना हो जाए उसका यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन किडनीज है, पीछे से ब्लड आना बंद तो नहीं होगा, यूज होता रहेगा, तो अगर थोड़ा सा क्रोनिक कंडीशन हुई तो वहां पर फिर प्रॉब्लम है, तो किडनी फेलियर हो सकता है। इसमें हम हीमोडायलिसिस करके कुछ टाइम तक काम चला सकते हैं, इट इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। सर ऐसा कौन सा होता है कि दोनों किडनियां साथ में खराब हो गई, फेलियर? दोनों किडनी डबल किडनी फेलियर जिसे कहते हैं। हो सकता है कि दोनों किडनीज में प्रॉब्लम चल रही थी, क्रॉनिक था, या जैसे वो होता है शुगर का केस होता है, तो शुगर का अगर केस है तो वहां पर एक तरफ इन्फ्लेमेशन नहीं होगा ना, क्योंकि रीनल आर्टरी दोनों तरफ लेके जाएगी, तो ग्लूकोज ज्यादा लेके जाएगी, ग्लूकोज वही यूरिया वाली बात है, सॉल्यूट होगा और ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्यूट होगा और ज्यादा अमाउंट में होगा, तो ज्यादा अमाउंट में अगर होगा तो फिर वो लोड डालेगा तो दोनों किडनीज में प्रॉब्लम आएंगी, और क्रॉनिक कंडीशन में यानी कि टाइम टेकिंग कंडीशन में दोनों किडनीज जो हैं वो प्रॉब्लम में होंगे। तो हीमोडायलिसिस से हम इसका काम कर सकते हैं, ठीक, ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट। हमारे पास एक डायलाइजिंग यूनिट होती है, चैम्बर होता है एक, उसमें हम डालते हैं, लेकिन एक आर्टरी से लेने के बाद, कन्वीनियंट आर्टरी जनरली वो रेडियल आर्टरी होती है, वहां से लेते हैं, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट डालेंगे हिपैरिन जैसा, और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर कम किया जाएगा। टेम्परेचर कम क्यों करते हैं? बिकॉज वी डोंट वांट एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन ब्लड।
ब्लड को जैसा लिया जा रहा है ब्लड वैसा ही वापस जाए, हम ये चाहते हैं। या तो बाहर हम 37 मेंटेन करके रखें, ठीक है, जबकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर जनरली 25 से 28 ज्यादा 30 तक रहता है टेम्परेचर, ठीक है, तो 37 नहीं हो सकता, ठीक है। 37 अगर बाहर टेम्परेचर होगा ना तो हमें बहुत गर्मी होगी, ठीक है। 31 डिग्री सेल्सियस होता है बाहर, आप रोड पे निकल जाओ आजकल, मतलब नहीं, वहां मत निकलना टेरेस में, यहाँ की बात बता रहा हूँ तो वो गर्मी होगी, 31 में गर्मी लगेगी, ठीक है, वैसा होता है। तो 37 मेंटेन क्यों किया जाए भाई बाहर, ठीक है। वहां पर नर्सेज वगैरह को भी आना है, डॉक्टर्स वगैरह को भी आना है, जो देखने आ रहे हैं उन्हें भी आना है, ठीक है। उनके लिए तो मतलब तपस्या हो जाएगी फिर जब तक उससे मिलने आ जाना होगा। पहले पता चला कि काफी देर तक अपने रिश्तेदार से मिलके आए, वो पेशेंट से मिलके आए, और जब 37 हो गया तो फिर अच्छा चलते हैं, ठीक है बेटा बाद में मिलने आएंगे, ऐसा हो रहा है। तो उसको सर आप यहाँ पे पहले अमन विहार में रहते थे ना? अमन विहार में नहीं, मैं वहां रहता था, वो गुरुद्वारे के नीचे जाके जो पैसिफिक के आगे ना वो है एक ऑफिसर्स कॉलोनी है या कोचर्स कॉलोनी, अच्छा है ना, नीचे अच्छा सर। वहाँ सर मेरी एक दोस्त आई है ना, वो यही रहती है अमन विहार में, तो कह रहे हैं कि सर को मैंने तो देखा हुआ है कि वहाँ पे सर चाय पीने आते थे बहुत बार, वहाँ पे उनके घर के पास में। आपसे चाय पीने आते थे अमन विहार? चाय स्टूडियो है वहां पर, अमन विहार में यहीं पे। अमन विहार, अच्छा। अब अमन विहार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाय वाला जो बता रही है वो वहां पर एक चाय स्टूडियो है, येलो कलर का उसका सारा सेटअप है, और वो डिफरेंट टाइप की चाय बनाता है, ठीक है, काफी फेमस है वो, तो मैं वहां पर जाता सर वो कह रही थी कि हमने तो सर को देखा हुआ है, कि मैंने जब आपका शेयर करा था ना, वो कह रही थी हाँ सर को तो हमने देखा हुआ है। कौन है पता नहीं सर, इरम करके, इरम खान बाहर है सर। इरम वो उसमें थी क्या, RM बैच में थी क्या कोई? नहीं सर, हमारे आकाश में नहीं थी, अवेरल में पढ़ी थी वो थोड़ी जानता देर, फिर ड्रॉप कर दिया था उसने वहां से, अवेरल से भी। स्कूल की दोस्त है। अच्छा, तो इसमें हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कूल कर देते हैं, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने नीडल डाली ब्लड लेने के लिए, वैसे ही वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे, डैमेज टिश्यू से भी और प्लेटलेट से भी, तो वहां पर क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए बाहर वाले पाइप में, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट हमने हिपेरिन डाल दिया, उसके बाद उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर पास करते हैं सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब एक मेम्ब्रेन में एक डायलाइजिंग फ्लूइड में इमर्स्ड होती है। आपने यूनिट देखी है क्या, उसकी यूनिट देखी है? कौन सी डायलाइजिंग यूनिट देखी है आपने डायग्राम में? अच्छा, ये इस टाइप की यूनिट होती है ना, जहाँ पे ये ऐसा होता है ना, सेलोफेन ट्यूब में ट्रेवल करवाते हैं, और सेलोफेन ट्यूब जो है यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड है, इमर्स्ड है। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड की क्या कंपोजिशन होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड को कंटिन्यूअसली हम पॉर करते जाते हैं फ्रेशली, और निकालते जाते हैं यूज्ड वाला, ठीक है। और इसको हम वापस से टेम्परेचर 37 करके, और इसमें एंटी हिपेरिन डाल के, उसके बाद फिर वेन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सेलोफेन ट्यूब है, ये डायलाइजिंग यूनिट है। यहाँ पर टेम्परेचर और हिपेरिन वाला ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हमने कर दिया डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें सारी वो चीजें होंगी जो कि जनरली ब्लड में होती हैं, एक्सेप्ट व्हाट, मतलब हमें यहाँ से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाना बेटा। जनरली अगर नेफ्रॉन में यहाँ पर किडनीज में ये प्रोसेस होती है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बहुत हद तक, है ना। ग्लूकोज का कंप्लीट, अमाइनो एसिड का कंप्लीट, सोडियम और पोटाशियम का 70 से 80% पीसीटी में, और बाकी जो कैपेसिटी है वो लुकोफेनली डीसीटी में, ठीक है। यूरिया का भी थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है, किडनीज की बात करें। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ पे यूरिन थोड़ी बनाना है, यहाँ तो ब्लड को फिल्टर करना है ना, तो वो कैसे होगा? उसके लिए यहाँ पर इसकी कंपोजिशन सीधे जैसे ब्लड की होती है वैसे ही इसकी कंपोजिशन होती है, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज यूरिया, ठीक है। जो नॉर्मल सोडियम पोटाशियम और अदर आयंस की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर रहेगी, यूरिया की नॉर्मल कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगी 15 मिलीग्राम वाली, ठीक है।
और वाटर इक्वल रहेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर वाटर ज्यादा है, इसके अंदर वाटर ज्यादा है, तो वाटर यहाँ से इस तरफ आएगा। ग्लूकोज अगर ज्यादा है, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा अगर है तो इधर आएगा, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम रहता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। यहाँ पर मेनली जो एक्सेस आयन, एक्सेस वाटर है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जो डायलाइजिंग फ्लूइड का एक्सट्रैक्ट है उसमें क्या चीज होगी, तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस आयंस होंगे उसमें, ठीक है। फिर कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, वो बिल्कुल ब्लड जैसा होगा, एक्सेप्ट वन थिंग, व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट। वहां नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से ट्रेवल करता हुआ ब्लड ये सारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फेस करता हुआ जब यहाँ आता है, तो उसे रीकूल कर दिया, क्या कहते हैं, कैलिब्रेट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। एंटी हिपेरिन उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा ना हो कि डायलिसिस करवा के पेशेंट आया और उसके बाद से उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिपेरिन डाल दिया गया था ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंटी हिपेरिन डाल के फिर उसको हम दोबारा से दे देते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है भाई। cellophane tube surrounded by fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous base, ठीक है। porous होती है cellophane membrane, the porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient से ही सारा काम होना है। देखो लिखा हुआ है as the nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood। वेन के थ्रू पंप बैक कर दिया जाता है, एंटी हिपेरिन ऐड कर देते हैं बेटा। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज जब तक उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, मेडिसिन वगैरह से उनका जो यूरिया मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया हुआ है उसको ठीक किया जा रहा है, लाइफस्टाइल अडेप्टेशन जब तक हो रही है, तब तक एक टेम्पररी ट्रीटमेंट उनका चलता जा रहा है। जब तक किडनीज हील नहीं हो रही हैं, तब तक उनके पास कुछ न कुछ ऐसा है जो कि उनको अलाइव रखेगा, ठीक है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी डोनर नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम तक के लिए उनका काम चलता रहेगा, ठीक है। ओके, सर इसकी भी कुछ लिमिट होती होगी टाइम, मतलब जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन से ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन द एज, इट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ किडनी कंडीशन, है ना, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रिकॉशंस व्हिच हैव बीन टोल्ड टू द पेशेंट टू टेक केयर ऑफ। ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कंबाइनली डिपेंड करता है। सो मेनली इससे लाइफ साइकिल तो कम हो जाती होगी, लाइफ स्पैन तो कम हो जाता होगा एक इंसान का, जो नॉर्मल अगर हेल्दी रहता तो जी पाता, कम हो सकता होगा इससे तो, क्योंकि अपना ब्लड नहीं है, डायलिसिस हो रहा है। अगर किडनी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस उसको इम्यूनो सप्रेसेंट खाते रहना पड़ता है। डेफिनेटली फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है। तो मैंने देखा है ना, मतलब जितने को मैं जानती थी जिनका डायलिसिस होता था, वो काफी यंग एज में, मतलब 60s तो यंग ही होता है खैर अभी इंसानों के लिए, उसमें वो पास हो जाते हैं। तो फिर मतलब काफी कम एज में जितने के डायलिसिस होते हैं। हाँ, ये तो है क्योंकि परफेक्ट मैच जाने के बाद, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मिल जाने के बाद भी वहां पर इम्यूनो सप्रेसेंट उनको खाते रहने पड़ते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट खाएंगे तो एक लेवल तक उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। उससे डिफरेंट काइंड की इलनेसेस होने का खतरा होता है, वो प्रॉब्लम है। उसी को हम पढ़ रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। कुछ कह रहे थे? नहीं सर, अजीब सा क्वेश्चन है, रहने दो। अजीब सा ही तो चाहिए सर। इसे एक्यूट क्यों बोलते हैं, ऑब्ट्यूज क्यों नहीं बोलते? ऑब्ट्यूज ज्यादा बड़ा होता है। नहीं बेटा, एक्यूट और क्रॉनिक, हाँ एक्यूट ऑब्ट्यूज वही है, वही वाला है। एक्यूट मतलब कि बहुत जल्दी, कम ड्यूरेशन में, ठीक है। ओवरनाइट कोई डिजीज हो गई, ठीक है, गोलगप्पे खा के आए, पानी वो ठीक नहीं था और प्रॉब्लम हो गई। एक्यूट बहुत कम टाइम में, ठीक है, सब कुछ ठीक था लेकिन मौसम चेंज हो रहा था, लेकिन हमारा मसूरी घूमने का मन था, हम गए और उसके बाद तबीयत खराब हो गई। एक्यूट है ये, ओके। तो फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव क्यों चाहिए? कई बार तो मतलब ब्लड उसमें ब्लड डोनेशन में हम ये कहते हैं कि क्लोज रिलेटिव से नहीं भी मिलता, मदर फादर का चाइल्ड से नहीं मिलता। यहाँ पर हम क्लोज रिलेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी की बात है। मैं ये बात क्लियर करूं, डीएनए वगैरह, ब्लड मैचिंग तो चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग तो चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी भी चाहिए। यानी कि टिश्यूज पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एमएचसी रिसेप्टर जिनको बोलते हैं, या एचएलए बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एचएलए, एचएलए और एमएचसी। ऐसा हार्ट में भी होता है सर? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की हर सेल में
ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स के सीक्वेंसेस जो क्लोज रिलेटिव हैं, जितना ही क्लोज रिलेटिव होंगे उतना ही ज्यादा ये रिसेप्टर्स मैच करते हैं। 100% तो किसी के किसी से मैच नहीं करते। तो टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। और मुझे बताओ कि ट्रांसप्लांटेशन में कौन सी इम्यूनिटी रोल प्ले करती है? सर टी वाली यानी सेल मीडिएटेड। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सेल मीडिएटेड, CMI। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट लेने होते हैं। रीनल कैलकुली या स्टोन की बात करें, इंसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स की बात करें, ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनीज। पथरी। रीनल कैलकुली इसे बोलते हैं। कैलकुली एक प्लूरल सर मैंने कभी देखा किसी का तो बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब साइज में भी और वैसे में भी। मैंने 23 24 इतने से जार में देखी है फिट हुई है किसी आंटी की, मतलब हमारे रिश्तेदार थे, हम देखने गए थे तो वो संभाल के रखा था। मैंने कहा ये कोई बहुत थोड़ी होता है मोमेंटो जो संभाल के रख रहे हो, इतनी ग्रोस चीज घर पे। वो भी संभाल के रखते हैं सर लोग अपनी किडनी स्टोन्स, पता नहीं कौन सा मोमेंटो रखना है। नहीं, कई लोग जो है ना, कई लोग इसलिए इन चीजों को रखते हैं जिससे उन्हें ये याद आता रहे कि पानी पीना कितना जरूरी है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज्यादा हैवी पड़ते हैं तो वो एक पर्सन को हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो उसको ले लेते हैं और कहते हैं हम इसको रखेंगे जिससे जो भी आए एक मैसेज तो लेके जाए कि हमें हो गया, किसी और को ना हो। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं। तो डायरेक्टली और ब्लंटली किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन बनाने में बढ़िया ये होगा थोड़ा सा अपने आप को हम टाइम दें, उनसे डिस्कस करें। कम्युनिकेशन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। यानी कि जिसके बारे में सबसे पहले बोला था मैंने कि यूरीमिया में जिसका डिस्कशन किया था, ग्लाइकोस यूरिया में जिसका डिस्कशन किया था, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली। ग्लोमेरुली एक प्लूरल वर्ड है सर, मुझे सही में समझ नहीं आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये कंप्लीट करना चाह रहा था। नहीं ये नहीं, उसको सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। ये कंप्लीट करना चाह रहा था, फिलॉसफी ज्यादा हो जाती है ना फिर लेक्चर में। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली है किडनीज में, ठीक है। रीनल कैलकुली का डेवलपमेंट हो जाना। एक्यूट रीनल फेलियर के केस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। यूरीमिया और ग्लाइकोस यूरिया, कीटोन यूरिया की बात जो है उसमें हीमोडायलिसिस करते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, टेम्परेचर कूल करेंगे, एंटीकोएगुलेंट देंगे, पास करेंगे वहां से तो यूरिया आ जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफ्रेश करते रहते हैं और वापस से फिर वेन में डाल देते हैं, टेम्परेचर रीगेन करवा के एंटी हिस्टामिन डाल के। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।